बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा था नहीं, ए एफ इज टू एफ बी की वैल्यू बताओ क्या होगी और ए ओ इज टू ओ डी का रेशियो बताइए क्या होगा। आइए मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अब आप एक बात समझेंगे कि मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर मैं तराजू यहाँ रख लूँ तो ये 3 है, ये 5 है, लेंथ का रेशियो 3 5, तो वेट का रेशियो 5 3 होगा। यानी यहाँ 5 हो गए हैं 3। मैंने क्या किया मेरे बेटे, मैंने ये किया कि तराजू, एक तराजू यहाँ पे रख दिया, ये बीच में पॉइंटर दे दिया पकड़ने वाला, एक तराजू मैंने यहाँ रख दिया। तो अगर लेंथ का रेशियो 3 5 है तो वेट का रेशियो 5 3 होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे मैंने एक ताकड़ी ये वाली ले ली, तराजू इसका मैंने यहाँ रख दिया। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इनकी लेंथ का रेशियो 2:3 है तो वेट का रेशियो उल्टा होगा। आपने कहा जी हाँ, यानी ये वेट 3 होगा तो ये वाला वेट तो होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे इधर देखोगे तो 3 वेट भी आ रहा है, 2 वेट भी आ रहा है, तो सेट करो। कैसे सेट करें, 3 और 2 कैल्शियम ले लेते हैं 6 किलोग्राम। अगर 6 किलोग्राम वजन लूँ तो 2 यूनिट 6 किलोग्राम, तो 1 यूनिट 3, तो 3 यूनिट आएगा 9 किलोग्राम। तो यहाँ 9 किलोग्राम वजन लटका होगा। ये 3 यूनिट 6 है तो 1 यूनिट 2, तो 5 यूनिट 10, तो यहाँ आएगा 10 किलोग्राम वजन लटका होगा। अब आइए मेरे बच्चे अगली बात पे, अगर आप ये बात समझ गए हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी और इन चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें लेंथ की तो जरूरत नहीं, वजन की जरूरत है। बेटा अब एक बात बताना, इस पॉइंट पे वेट कितना आ रहा है भाई, 10 किलो इस ताकड़ी में, 6 किलो यहाँ, तो यहाँ 16 किलो वजन आ रखा है। बिल्कुल ठीक है साहब। अब ये बताना कि इस जगह वेट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, आ जाओ तो बस कर देते कार्रवाई। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वाले तराजू में ध्यान दें हम, इस वाली तराजू में, एक यहाँ और एक यहाँ, इस वाली तराजू में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान दें, तो अगर इस वाली तराजू में हम ध्यान देते हैं तो यहाँ वजन का अनुपात 9 16 है, तो लेंथ का रेशियो होगा 16 9, ये 16 तो ये 9 है, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई ने कोई लोड है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब अगली चीज मेरे प्यारे बच्चों, यानी एओ इज टू ओडी का रेशियो सवाल ने पूछा, तो एओ इज टू ओडी का रेशियो बहुत ही आसान है सर, इट इज 16:9, 16:9। अगला रेशियो पूछा था एएफ इज टू एफपी का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर यहाँ से तराजू को मैंने बैलेंस किया हुआ है और ये डंडा है, इधर अगर 10 किलो वजन लटका हुआ है तो इधर भैया 9 किलो वजन लटका हुआ है, तो अगर वजन का अनुपात 10 9 है तो लेंथ का रेशियो क्या होगा बेटे, 9 10, यानी ये लेंथ 9 होगी और ये 10 वजन है तो ये लेंथ 10 होगी। तो एएफ इज टू एफबी का रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 10:9, तो 16/9 10/9 मेरा राइट आंसर होगा। अब बताइए कितने भाई इस बात से सहमत है, 10/9 16/9, 10/9 16/9, तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। हाँ जी करिए, बस एक दो सवाल और है कराऊंगा इस पे, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आए तो आप आसानी से करें। हाँ है ना, देखिए नो कैसा है, सारा मास पॉइंट ज्योमेट्री का वही बेसिक फंडा जो सिखाया उसी का इस्तेमाल करके बनाने लग रहा हूँ, कुछ नया नहीं। देखिए मेरे भाई, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में ए को डी से और बी को ई से मिलाया गया, डी बीसी को 2:3 में काटता है, ओ एडी को 3:5 में। तो ए इज टू ई सी का रेशियो बताओ, बी ओ इज टू ओ ई का रेशियो बताओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार तराजू यहाँ पे बैलेंस कर रही है, कहता है लेंथ का रेशियो 3 2 है तो वेट का रेशियो 2 3 हो जाएगा। यहाँ तराजू बैलेंस कर रही है इस पॉइंट पे, लेंथ का रेशियो 3 5 तो वेट का 5 3 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, लेंथ का रेशियो 2 3 है तो ये 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना वेट आ रहा है, 3 और 2 5 किलो। यहाँ लेंथ का रेशियो 3 5 है तो वेट का रेशियो 5 3, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ कितना वेट आएगा 3 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसा वजन ले लो जो 5 को भी भाग देते 3 को भी भाग देते, तो कुल मिला के साहब यहाँ वजन ले लो 15 किलो। अगर यहाँ वजन 15 किलो लोगे मेरे बेटे तो 3 यूनिट 15 तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25, तो यहाँ वजन आएगा 25 किलो। देखिए छोटी छोटी बातें, बेसिक चीजें समझने की कोशिश करिए। यहाँ वजन 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट 15 किलो, तो 1 यूनिट 3 किलो, तो 3 यूनिट 9 किलो, तो यहाँ वजन आएगा 9 किलो, और यहाँ वजन आएगा 3 दूनी 6 किलो। ये भी बात आपने सही कही सर। अब अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे क्या क्या पूछा उस बात पे चर्चा करते हैं। हमसे पूछा ए ई इज टू ई सी, ए इज टू ई सी, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ अगर इनके वजन का अनुपात 25 है तो लेंथ का रेशियो 6 25 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ए इज टू ई सी 6/25 होगा, पहली चीज ए इज टू ई सी 6/25, वो केवल और केवल ऑप्शन डी में। अगला हमसे पूछा है बी ओ इज टू ओ ई, बी ओ इज टू ओ ई, बी ओ इज टू ओ ई। अब जरा ध्यान देना, इसको कैसे कैलकुलेट करें। मेरे बच्चे एक बात बताना, ये 25 किलो वजन है, ये 6 किलो वजन है। अगर मैं तराजू को यहाँ बैलेंस करने लगूँ इस डंडे पे, तो यहाँ कितना वजन आ रहा होगा, 6 किलो है, 25 किलो होती है बाबू, 31 किलो वजन आएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है 31 किलो वजन आएगा, इसमें कौन मना कर सकता है आपको, ये वजन 31 किलो है। और अगर मेरे बेटा ये वजन 31 किलो है और ये डंडा मैं इस बार यहाँ ले रहा हूँ बैलेंस का, तो ये वजन है 9 किलो, ये वजन 31 किलो, तो वेट का रेशियो 9 31 है, तो लेंथ का रेशियो 31 होगा, ये 31 होगी तो लेंथ 9 होगी। तो बी ओ इज टू ओ ई का रेशियो 31:9, 31:9 होगा, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर, और ना सॉरी माफ ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम मास पॉइंट ज्योमेट्री पे, और उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब इसका जवाब आपको खुद देना हर एक बच्चे को, क्योंकि असली था कॉन्सेप्ट, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर कुछ बचा नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है एओ इज टू ओडी 2:3, बीडी इज टू डीसी 3:5 है, तो हमें एएफ इज टू एफबी का रेशियो बताना और ए इज टू ईसी का बताना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार हर किसी को बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझना चाहिए, जो तराजू का वजन इधर उधर मैं कर रहा था ना कि भाई उंगली पे कितना वजन आएगा कहाँ, वही है मेरे प्यारे बच्चों असली बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप वो समझ गए उसका सवाल मुझे नहीं लगता है किसी भाई बहन को दिक्कत रही होगी। ऐसा है ही नहीं मेरे पढ़ाई में जहाँ दिक्कत में छोड़ू, मैं कॉन्सेप्ट पे पूरा वजन डालता हूँ, धीरे कराता हूँ बट कॉन्सेप्ट पे पूरा वजन डालता हूँ। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों तराजू लेते हैं, अगर मैं यहाँ तराजू लेता हूँ इस पॉइंट पे, तो ये 3 5 है तो वेट का रेशियो 5 3 आएगा। आप कहेंगे सही बात है, यानी यहाँ 5 आएगा यहाँ 3, तो 5 और 3 वजन कितना बन गया साहब 8, तो यहाँ वजन बना 8 किलो। ठीक है, यहाँ अगर मैं तराजू ले लूँ बाबू, तो ध्यान देना यहाँ की बात पे, यहाँ अगर मैं उंगली रखूँ तो ये 2 3 है, लेंथ का रेशियो तो वेट का रेशियो 3, तो ये 3 के जी आएगा, तो ये 2 के जी आएगा। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ ऐसा वजन लेना चाहिए जो 2 और 8 दोनों को सेट कर दे। तो सर 2 और 8 दोनों को सेट कर दे, ऐसा वजन मैं 8 किलो ही ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों का एलसीएम 8 किलो हो जाता है, तो 8 किलो 8 यूनिट 8 किलो, तो 5 किलो आएगा ये वाला वजन।
बहुत बढ़िया। और ये वाला वजन 3 किलो आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बाबू ये बताइए क्या कि यहाँ 8 किलो करेंगे तो 2 यूनिट 8 किलो है, तो 2 यूनिट 8 तो 1 यूनिट 4 तो 3 यूनिट कितना होगा 12 किलो। तो ये वेट आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 किलो, बिल्कुल ठीक है। अब आइए अगली बात पे। अब व्हाइट लाइनें हटाएंगे, सीधी सीधी लाइन में पहुंचाएंगे। आओ भैया, उम्मीद है आप समझ गए। अब कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर ये 12 किलो है, ये 5 किलो है, तो लेंथ का रेशियो उल्टा होगा, 5 12 होगा। ये 12 किलो है, ये 3 किलो है, तो रेशियो लेंगे 3 कम 3 3 चौक 12, वजन का अनुपात 4 1 है, तो लेंथ का रेशियो 1 4, ये 1 होगा तो 4 होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे आंसर होंगे 5/12 1/4। बहुत ही शानदार और बेहतरीन 5/12 1/4 ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें बढ़िया से आपको चीजें समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों से सीडीएस में भी क्वेश्चन अटकते हैं, एसएससी में तो दबा के सवाल पूछेगा। मतलब ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसे हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जिसको आप मिस नहीं कर सकते किसी हालत में। ये भी ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा, सवाल पे नहीं। सवाल बदल सकता है, कॉन्सेप्ट हर सवाल में लगेगा। मेरा तराजू का कॉन्सेप्ट मेरा खुद का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट, आपको ये ध्यान देना है, 2 तराजू हैं, इन दोनों तराजुओं के वजन जो है वो बीच वाले बैलेंसिंग पॉइंट पे रहता है, इनकी लेंथ का रेशियो इनके वजन से उल्टा होता है। बस यही तो 2-3 छोटी-छोटी बातें कॉन्सेप्ट है भाई, तभी तो मुझे देसी टीचर कहते हैं। मैं टीचर इसीलिए तो हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं ना, हमने तो चीजें अपनी खुद की पैदा की नहीं। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखिएगा क्या कि अगर मेरे प्यारे बच्चों 2 ट्रायंगल का बेस एक कॉमन हो, जैसे इस वाली ट्रायंगल का भी बेस यही वाली लाइन है और इस वाली ट्रायंगल का बेस भी यही वाली लाइन है, कौन सी जिस पे आगे चला रहा हूं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्रायंगलों का बेस कॉमन हो, उभयनिष्ठ आधार हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का रेशियो वही होता है जो इस बेस पे डली हुई हाइट का रेशियो होता है, जो इस बेस पे डली हुई हाइट का रेशियो होता है। जैसे 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 कैसे बताएं भैया, मान लीजिए हम यहाँ कह रहे हैं बाबू कि इक्वल लाइन है, ठीक है, इक्वल लाइन है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूँ एक ट्रायंगल मैंने ये वाली बना दी, ठीक है सर, एक ट्रायंगल मैंने ये वाली बना दी, एक ट्रायंगल मैंने ये वाली बना ली। अब इनके मैं नाम रख रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी यहाँ पे क्या कि ए बी जो है सभी का बेस कॉमन बना दे रहा है। मेरे प्यारे बच्चों इस वाले एल्टीट्यूड की लेंथ है ए, इस वाले एल्टीट्यूड की लेंथ है बी और इस वाले एल्टीट्यूड की लेंथ है सी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी, इनके एरिया का रेशियो बताइए क्या होगा, बात करता हूँ। हाँ जी बताइए। देखिए भाई, अगर मैं कहूँ एडीबी का एरिया बताओ मेरे प्यारे, तो आप मुझे एक चीज कहेंगे सर देखिए ये तो हो गया आपका बेस, ठीक है जी, ये ट्रायंगल है और ये वाली आपकी क्या हो गई हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया एरिया। तो ये हो गया हाफ इंटू बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों ए। ये हो गया हाफ इंटू बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई बी। हाफ इंटू बेस हो गया ए बी और हाइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों सी। हाफ ए बी हाफ ए बी हाफ ए बी कट गया मेरे प्यारे बच्चों को मना के सभी में, तो आंसर आया ए इज टू बी इज टू सी। यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट है, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुज हैं, 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुज हैं और अगर उनका जो बेस है वो कॉमन है, सारी ही ट्रायंगलों में सेम कॉमन है। देखिए एक कॉन्सेप्ट वो बताया था जिसमें ये कहा था कि भाई 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुज है जिनका बेस एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता हो, वो वाला कॉन्सेप्ट था। ये था कि बेस ही कॉमन हो, यानी एक ही लाइन हो, इसी लाइन को बेस तीनों ट्रायंगल ने लिया हुआ है, तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा मेरे प्यारे बच्चों जो इनके अल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो है, जो इनके अल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो। हाँ जी, अब मैं कहानी समझा रहा हूँ। कहानी क्या है, ध्यान देना बाबू। मान लीजिए ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कोई क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक डायगोनल खींच दिया, ठीक है। अब आपको क्या बोलेगा, अब आपको एक बात कहेगा कि सर यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचा गया, यहाँ पे सामने वाली भुजा पे एक एल्टीट्यूड खींचा गया, सामने वाली भुजा पे ये दोनों एल्टीट्यूड खींचे गए, दोनों एल्टीट्यूड खींचे गए। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। मैं सवाल में आपको कह रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि भाई बीई की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, डीई की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है और पूरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का जो एरिया है वो है 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने मुझे बताना ट्रायंगल का एरिया ए डी ई सी का, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है, लगाइए दिमाग। तो मेरे बाबू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बेटे, मुझे एक बात आप समझाओगे सर, आप अपने आदमी इसलिए ध्यान से समझो, ये दोनों ही ट्रायंगलों का बेस है। मैं कहूँगा हाँ सर दोनों ही ट्रायंगल इसी लाइन पे बेस्ड है, यानी एसी दोनों ही त्रिभुजों का उभयनिष्ठ आधार है। तो सर एक ट्रायंगल ये वाली बनी, नागिन पे बनी हुई, बिल्कुल ठीक है। और सर एक ट्रायंगल ये वाली बनी, ये भी इसी नागिन पे बनी है। तो अगर मेरे बच्चे 2 त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो उनके एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके उस बेस पर, उनके उस बेस पर डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो। और अगर आप मेरी थोड़ी सी इज्जत करें तो आप समझते हैं कि भैया बीई है 14 और डीई है 6, तो ये 14 6 है, तो इनका रेशियो ले लोगे 2 3 6 2 7 14। इसका मतलब सर इन दोनों ही ट्रायंगलों के एरिया का रेशियो भी 7 3 ही होगा। मतलब बाबू मतलब सर ये है कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया और इस वाली ट्रायंगल का एरिया जो होगा ना वो 7 3 ही होना है, सोचना ही है सर आपने कुछ। यानी सर ये एरिया 7 यूनिट होगा ना, तो ये वाला एरिया 3 यूनिट होगा। टोटल एरिया 7 और 3 10 यूनिट, 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 8। हमसे पूछ रहा है एडीसी का एरिया, तो 3 यूनिट 3 8 24, तो एरिया आएगा सर 24 वर्ग सेंटीमीटर। क्या मेरी इस बात से वाकिफ है, समझते हैं मेरी बात को, हाँ ना। ज्योमेट्री से पहले हमेशा ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए, क्लियर है भाई। अब आते हैं आगे, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करो, करिए बाबू ट्राई। देखिए यार ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 9 सेंटीमीटर,
लेंस आर वेरी क्लियरली, ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ है 9 सेंटीमीटर। मेरे बच्चे ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों ही त्रिभुजों में यही बेस है, ये दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, अगर ये दोनों में कॉमन है बेस, तो इनकी लेंथ का रेशियो 3 दूनी 6 3 3 दोनों पास 3 है, बिल्कुल है साहब। तो बेटा इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो भी क्या होगा, दोनों पास 3 होगा, यानी एबीसी का 2 होगा तो बीसीडी का 3 होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। हाँ जी, मैंने गलत लिख दिया था कि डी उसमें 6, डी अच्छा वो नाम गलत लिख दिया था क्या, ओहो हो डी, ये भैया ई यहाँ लगा देना, माफी चाहता हूँ, ई यहाँ लगा देना, एफ नहीं ठीक तो लिखा था, अच्छा मैंने उल्ट नहीं डी, ओहो मैं सटिया गया हूँ, ये डी एफ था बाबू, डी एफ था, माफी चाहता हूँ, ये गलत हो गया। आगे आंसर नेक्स्ट आइए, आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, मेरे प्यारे बच्चों आइए इसे थोड़ा सा सिस्टम में लेके समझाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप समझ नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। देखिए सवाल में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है साहब, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ये एक त्रिभुज है जी, बहुत बढ़िया, और एक ट्रायंगल है ए डी सी। ये भी सवाल में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये कह रहा है क्या कि भैया ये दो मीडियन खींची हमने, एक मीडियन खींची है ये वाली और एक मीडियन खींची है वाली, यानी ये मध्य बिंदु से होकर जाने वाली सीधी लाइन है। सवाल ने ऐसा कहा है कि भाई एडी जो है वो मीडियन है, मतलब मध्य बिंदु से होकर निकल रही है, और इनकी मीडियन की लेंथ का रेशियो 7:11 है। ठीक है भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ, अगर आप प्यार प्रेम से मुझे देखें तो सवाल की तरफ। चर्चा मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यार ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये वाली, इसमें मजा नहीं आ रहा, रेड कलर करते हैं, नहीं व्हाइट, इसमें मजा नहीं आ रहा। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ले रहा हूँ मैं ये वाली, बहुत बढ़िया, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों मैं ये वाली। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कैसे सिमिलर है, कहें कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों सर, सर हम इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ये कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। बहुत बढ़िया, ये एंगल है 90 डिग्री का और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी है 90 डिग्री का। अगर किसी त्रिभुज के कोई दो कोण आपस में बराबर आ जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों से, वो हो जाती है सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो इनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7:11 होगा, अगर इनका रेशियो 7:11 है तो ये वाली साइड 7 अनुपात होगी तो 11 अनुपात होगी, ये वाली लेंथ 7 अनुपात होगी तो ये वाली लेंथ 11 अनुपात होगी। आपने कहा सर बात पहले पड़ गई, समझ में आ गई बात कि सर ये सिमिलर हो जा रही है, इसी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं कि इनकी लेंथ का रेशियो 7:11 आएगा, ये लेंथ 7 आएगा सर तो ये वाली लेंथ 11 आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ सर आगे क्या कहना चाह रहे हो, मैं आगे ये कहना चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दे रहे हैं, सो दैट यू विल फील बेटर, सो दैट यू विल फील बेटर, सो दैट यू विल फील बेटर, ताकि आपको अच्छा महसूस हो सवाल में। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये लेंथ है 7, ये लेंथ है 11, तो इनकी लेंथ का रेशियो 7:11 आ गया, बिल्कुल आ गया। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी आपको बात समझाई थी कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा त्रिभुज है का बेस एक ही लाइन हो, मतलब कॉमन लाइन हो, दोनों का बेस एक ही स्ट्रेट लाइन हो, दोनों का बेस कॉमन हो, भिन्निष्ठ हो, तो इनके एरिया का रेशियो वही होता है मेरे प्यारे बच्चों जो उनके बेस पर पड़े हुए एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो। ये एल्टीट्यूड 11 है तो ये वाला एल्टीट्यूड 7 है, तो इनकी लेंथ का रेशियो 7:11, तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया का रेशियो 7:11 होगा। आपने कहा माशाल्लाह शानदार जानदार जिंदाबाद, तो इनके एरिया का रेशियो भी सर 7:11 ही होगा, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, अब आपसे सर यही सवाल ने पूछा था कि भैया इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आंसर होगा 7:11। बहुत बढ़िया, अब इसी कॉन्सेप्ट में एक सवाल आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपको याद आएंगी वो पुरानी बातें, कौन सी बातें, जब मैंने एक सवाल में आपसे कहा क्या कि बेटे यहां से मैं एक मीडियन खींच रहा हूं, एक मध्यिका खींच रहा हूं यहां से और एक मीडियन में खींच रहा हूं यहां से। आपने कहा ठीक है सर, ये दो मध्यिकाएं, मैंने कहा कि मेरे बेटा मैं खींच रहा हूं, मीडियन होती है जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलाती है। ठीक है साहब, अब ये ट्रायंगल है ए बी सी, आपने कहा ठीक है, ये डी और ये ई, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको ये सिखा दिया था कि इस ट्रायंगल का एरिया 3 होगा तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1 होगा। आप कहेंगे हाँ ये बात पहले पड़ गई थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये बात आपने समझाई थी, हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो 3:1 होगा। बाप रे, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये भी सवाल मैंने करा रखा है लेकिन पूछना चाह रहा हूं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये है जी, ये है ओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी ई, इनके एरिया का रेशियो 3:1 है। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 3:1 है तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि एओ इज टू ओडी ओजी की लेंथ का रेशियो क्या होगा, एओ इज टू ओजी की लेंथ का रेशियो क्या होगा ये बताइए। वैसे मैंने ये भी करा रखा है आपको, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं एओ इज टू ओजी कैलकुलेट करके बता दो आप क्या होगा, अगर आपको एरिया दिया हुआ हो तो है औकात निकालने की, तो बताओ। देखिए बाबू ध्यान से आइए, तुम नहीं नहीं देखिए मेरे दोस्त कहानी को समझाता हूं, मैं इस फिगर को दोबारा से बना रहा हूं ऊपर वाले को और थोड़ा टेढ़ा करके बना रहा हूं ताकि आप समझ पाए। सिर्फ समझाने के लिए कि पता नहीं पेपर में कौन सा पार्ट आप यूज कर लें, वक्त का कोई भरोसा नहीं, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट समझ के चलें। ये है जी, मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है। आपने कहा अगर मेरे बच्चे इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है तो यहां से सामने वाली लाइन पे जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, यानी यहां से सामने वाली लाइन पे ये एल्टीट्यूड और यहां से सामने वाली लाइन पे ये वाला एल्टीट्यूड, अगर ये एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होंगे ये तय है
कि जो दोनों एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इनकी भी लेंथ का रेशियो 3:1 होगा, क्योंकि जो इनके एरिया का रेशियो होगा वही इनके एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको आपस में मिला दे रहा हूं, इनको इनको आपस में मिला दे रहा हूं, और ये पॉइंट है ओ, और मुझसे रेशियो AO/OG का ही पूछा हुआ है, AO/OG का ही पूछा हुआ है। तो बस इस बात को ध्यान से देखिएगा, यहां वाली कहानी कोई क्या कि मेरे प्यारे बच्चों यहां दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन सी, एक तो ये वाली, ये त्रिभुज, और एक ये वाली ट्रायंगल, दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ये 90 का ये 90 का, तो दो कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होगी, और अगर समरूप होगी तो इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 3 है, तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो भी 3:1 ही होगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों AO/OG की लेंथ का रेशियो भी 3:1 होगा। तो हम कई मायनों में ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे प्यारे बच्चों तो कई मायनों में मेरे प्यारे बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है, अगर इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशियो 3:1 है, तो इन पे जो एल्टीट्यूड डालोगे उनकी लेंथ का रेशियो भी 3:1 होगा। इनमें जो मीडियन खींचोगे ना उनकी लेंथ का भी रेशियो 3:1 ही हो जाएगा, उनकी मीडियन की लेंथ का रेशियो भी 3:1 हो जाएगा। हाँ है ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सवाल मैं करा ही चुका हूं। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, दो लाइनें पैरेलल खींच लेता हूं। एक लाइन है ये, आपने कहा ठीक है। दूसरी लाइन मेरे प्यारे बच्चों एक मैंने खींची, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है जी। पैरेलल लाइनें क्या होती हैं? ऐसी दो लाइनें जिनमें कुछ भी मतलब उनके हर एक बिंदु पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, और मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर भी जाके वापस में ना मिले, ये होती है पैरेलल लाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, दो पैरेलल लाइन में खास विशेषता ये भी रहनी चाहिए कि हर एक बिंदु पे इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल आनी चाहिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस h है तो यहां पे भी करोगे ना तो ये वाली डिस्टेंस भी मेरे प्यारे बच्चों h ही होगी, ये वाली डिस्टेंस भी h ही होगी, और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है ना ये भी h ही होगी। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ही हर जगह सेम रहती है, जिसे हम हाइट कहते हैं, हर जगह सेम रहती है। और अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां एक ट्रायंगल बना रहा हूं मेरे बच्चे, ये ABC, एक ट्रायंगल बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों मैं ABC। दूसरी ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों मैं बना रहा हूं ये D। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इनके एरिया का रेशियो बताइए क्या होगा, लगाइए दिमाग। तो आप एक बात कहेंगे कि सर आपने एक वक्त पे समझाया था हमें ये बात कि दो पैरेलल लाइन, वो वक्त कब आया था सर? वो पिछले साल आया था, होता है अभी अभी समझाया था रखना कि साहब अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है। तो आप यहाँ लो या वहाँ लो, हर जगह कहीं पे भी लोगे तो h ही आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ABC, इस वाली ट्रायंगल का भी एरिया अगर हम निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस हो गया AB, और हाइट हो गई h, और ABD का भी एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस हो गया मेरे प्यारे बच्चों AB, और हाइट इसकी भी h ली जाएगी। भाई ये बेशक चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ये बेशक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, लेकिन हाइट तो इसकी यही मानी जाएगी। और अगर ऐसा है मेरे बाबू तो आप देखेंगे कि h से h गया, हाफ से हाफ गया, AB से भी क्या, तो एरिया ही 1:1 आ गया। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल गया जिसे आप ध्यान रखेंगे, क्या कि अगर मेरे प्यारे बच्चों दो ट्रायंगल तो हम इस बात को ध्यान दीजिए, मैं लिखवा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, पहले इंग्लिश में लिखवाता हूँ या हिंदी में लिखवाता हूँ। दो पैरेलल लाइन के बीच, पैरेलल लाइन के बीच वे एक ही आधार पर, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही आधार पर, एक ही आधार को आप उभयनिष्ठ आधार भी कह सकते हैं, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, समान होता है। हाँ जी, इंग्लिश में लिखवाता हूँ, ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज if they are between two parallel line, they are between two parallel line and having a common base, and having a common base। सवाल में ये कह रहा है कि एक उभयनिष्ठ आधार हो, एक उभयनिष्ठ आधार हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हो। अगर ऐसी दो ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों इक्वल होगा। मेरी बात समझ पाए? अगर दो त्रिभुजें हैं, ध्यान देना, अगर दो त्रिभुजें हैं, दो या दो से ज्यादा कितनी भी त्रिभुज हो, अगर वो किसी दो पैरेलल लाइन के बीच बनी हुई है, दो पैरेलल लाइन के बीच बनी हुई है, और सर उनका बेस कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उनके क्षेत्रफल भी हमेशा बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां लाता हूं, यहां ये मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रायंगल मान लीजिए मैंने बनाया इस बेस पे ये वाला, ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने बनाया इस बेस पे ये वाला, एक ट्रायंगल मैंने बनाया इस बेस पे ये वाला। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे इस बात को तो आप इस बात को पाएंगे कि भाई तीनों ही ट्रायंगल का बेस क्या है, एक कॉमन है, और तीनों की तीनों ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में बनी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों ही ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। हाँ ना, क्या होगा? इक्वल। अब ढक्कन बना मत उड़ाना, ढक्कन बना कैसे सर? कैसे? क्या फिर तुम नाराज हो जाओगे ढक्कन कहने पे? ढक्कन बना ऐसे कि कोई ये मेरे को ज्ञान मत देना, कैसे? देखो आपने कहा ना कि ये बेस ले लिया मैंने, इसी बेस पे सर ये वाली ट्रायंगल बनाई, और इसी बेस पे सर मैं ये वाली ट्रायंगल बनाता हूं, क्या इक्वल होंगे एरिया? देखो दोनों के बीच नहीं रे ढक्कन, मैंने बीच का मतलब ये बोला है कि भाई ये बीच तभी होगी जब ये पैरेलल लाइन के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन को टच करें, इधर भी बनती हो तभी, ऐसे नहीं ना बीच में बना दे, वो थोड़ी बोला मैंने। तो इस बात को ध्यान देना। अगली बात आते हैं, इसी से मेरे बच्चे एक नया कॉन्सेप्ट बना लेगा, आपको तो याद ही होगा वो बातें कि भैया अगर ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेललोग्राम है, इट इज ए पैरेललोग्राम, ये मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम, हिंदी में हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज।
तो इसमें खास बात ये रहती है समांतर चतुर्भुज में, किसकी आमने सामने की बजाय पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैरेलल होती है, ये मुझे समझाना है। AB इज पैरेलल टू DC एंड इट इज आल्सो इक्वल टू DC। सेम हियर इज AD इज पैरेलल टू BC। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल भी होंगी और मेरे प्यारे बच्चों दोनों लाइनें आपस में इक्वल भी होंगी। पहली बात तो ये, अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी। दूसरी बात, अगर मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल लाइन है तो हमें और आपको पता रहना चाहिए कि इन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होगी। आपने कहा ठीक है सर, हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बाबू एक बात आप ये भी जानेंगे कि अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांट देगी, दो इक्वल एरिया में बांट देगी। आप कैसे बांट देगी, मजाक चला रहे हो, मजाक ही चला रहे हो, देखो ध्यान से कैसे बांट देगी। बेटा एक बार इधर आ जाओ भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी तो है बाबू। आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी तो लेट्स से इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h ही होगी। हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मान सकते हैं इस बात को, हम मान सकते हैं इस बात को कि इनकी हाइट सेम ही होगी। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर मैं यहाँ से इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं, मैं मतलब इनके टुकड़े कर दूं, ऐसे दो हिस्सों में बांट दूं, तो आप मुझे ये बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इनके एरिया का रेशियो बता सकते हैं आप क्या बता सकते हैं सर। और हमें ये बात भी पता है कि AB और DC बराबर होंगे, अगर ये लेंथ x लोगे तो ये लेंथ भी x लेनी होगी, और ये आपने एल्टीट्यूड खींचा सर इस पे। तो सर एक मोटी मोटी बात समझिएगा कि अगर मैं इस वाली ट्रायंगल के एरिया आपसे पूछूं तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो बेस हो गया x और हाइट हो गई h, तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज नोटिस की कि ये और ये कट के 1:1 आ गया, यानी इक्वल एरिया हो गया, 1:1 में आ गया। बहुत गहरी बातें चल रही, बहुत वक्त लगेगा, धीरे धीरे समझोगे। बिल्कुल सही है सर, ये 1:1 में बांट रही है। अब आगे, अब मेरे बच्चे मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा ना उतना ही एरिया इस पूरी ट्रायंगल का होगा, यानी अगर डायगोनल खींचते हो तो दो इक्वल एरिया में बांट देती है। और अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो ना तो आप ये बताओ इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा इस वाली का, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया x और हाइट हो गई h, तो इस वाली का भी एरिया यही आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसे डबल कर दूंगा तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आया x इंटू h, पैरेललोग्राम का एरिया है मेरे प्यारे बच्चों x इंटू h। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये पैरेललोग्राम है और ये इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ b है, पैरेललोग्राम में ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये वाली लेंथ दे रखी है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है और लेट्स से ये डिस्टेंस h है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है ना बाबू वो हो जाएगा a इंटू h, यानी ये साइड और इसके ऊपर डाला गया एल्टीट्यूड की लेंथ। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाली एल्टीट्यूड की लेंथ रखी है, यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है, यानी इस वाले वर्टेक्स से सामने वाले पे हाइट अगर दे रखी है, अगर ये वाला दे रखा है तो मेरे बाबू इसकी हाइट h है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा b इंटू h, यानी ये बेस दे दिया और ये हाइट दे दी, ये बेस दे दिया ये हाइट दे दी, तो ये दोनों पैरेललोग्राम के एरिया कहलाते हैं, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया कहलाता है। हाँ जी, अब मैं इस सवाल पे वापसी लौटता हूँ। क्या किसी आपको कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम है, ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, अगर मेरे बच्चे मैं यहां से यहां कोई पॉइंट लेना चाह रहा हूं A B C D, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरे बाबू, मैं आपको कहना यहां पे ये चाह रहा हूं और ये ले लेता हूं मैं कोई पॉइंट E कि अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h दी हुई आपको, अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है तो मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आप कहेंगे ये आपने अभी समझाया कि सर बेस ले लो a और हाइट हो गई h, लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB बताइए क्या होगी, AEB का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप मुझे कहेंगे सर AEB का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया a और हाइट हो जाएगी h। भैया बेस हो गया a, हाइट हो गई h, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट a इंटू h। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये टोटल एरिया है और ये इसका आधा एरिया, आपने कहा ठीक है, यानी पूरी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा उसका आधा एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल का होगा। किसी भाई को यहां तक मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो मुझे खुल के बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे मैंने ये समझाया आपको कि अगर किसी पैरेललोग्राम में किसी भी बिंदु को अगर आप दो साइडों से मिलाओगे तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा पूरी ट्रायंगल की, पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आधा हो। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए कॉन्सेप्ट समझाने में वक्त लगता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इस ट्रायंगल को यहां, इस पॉइंट को यहां ले जाऊंगा तब भी इस ट्रायंगल का एरिया पूरी पैरेललोग्राम का आधा होगा, यहां ले जाऊंगा तब भी 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 आधा होगा, यहां लाऊंगा तब भी आधा होगा, यहां लाऊंगा तब भी आधा होगा, यहां डायगोनल बन गया। यानी इस लाइन पे मैं इस बिंदु को कहीं पे भी रखूंगा ना मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे भी रखूंगा तो ये हर हाल में मेरे पैरेललोग्राम का आधा एरिया बनेगा। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए कि ये हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों आधा एरिया बनेगा पैरेललोग्राम का, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां कोई लाइन ले लूं और यहां कोई लाइन ले लूं तो मैं यहां लाऊंगा तब भी ये पूरे पैरेललोग्राम का आधा एरिया बनेगा, यहां लाऊंगा तब भी आधा, यहां लाऊंगा तब भी आधा, यानी किसी भी बिंदु पे इस लाइन पे कहीं पे भी घुमाता रहूंगा ना तो ये आधा ही एरिया बनेगा। ये कहना कि भाई बताओ ये एरिया कितना है, तो भी आधा है। पूरी पैरेललोग्राम का एरिया 100 है तो ये ट्रायंगल का एरिया 50 है। अब बताओ जी कितना है, अभी भी 50 ही है। अब बताओ जी अब कितना है, अभी भी 50 ही होगा। अब बताओ साहब अब कितना है, अभी भी 50 होगा। अब बताओ साहब अब कितना है, अभी भी 50 होगा। यानी ये मेरे प्यारे बच्चों बराबर एरिया बनाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स माय पॉइंट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियरली। हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ गए? ये पैरेललोग्राम में, रोम्बस में, स्फीयर में, रेक्टेंगल में हर एक में अप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं बाबू मेरे, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल समझते हो ना, आयत जिसे कहते हैं, और मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ ले जा रहा हूँ और एक लाइन यहाँ ले जा रहा हूँ,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया भी आधा ही होगा पूरी रेक्टेंगल का, ये भी आधा होगा, ये कहीं पे भी मैं इस बिंदु को ले जाऊं रेक्टेंगल का एरिया आधा ही होगा, है ना, कहीं पे भी ले जाऊंगा इट विल बी हाफ। जरूरी नहीं ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं यहां लाऊं, यहां लाऊं, बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे दे देगा तो बच्चों को लगेगा आधा, अगली बार वो यहां दे देगा, बच्चों को लगेगा अलग हो गया तो सर जी ने पढ़ाया नहीं, यहां दे देगा वो और अलग लगेगा, भाई ये यहां दे यहां दे यहां दे यहां दे कहीं पे भी दे दे, ये एरिया पूरी रेक्टेंगल का आधा ही होगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही सब मेरे प्यारे बच्चों आपका पैरेललोग्राम में भी चलना है, यही सब मेरे प्यारे बच्चों आपका रेक्टेंगल में चलना है, यही सब आपका स्क्वायर में भी चलना है, हाँ ना। स्क्वायर में मींस में इस बार एक बहुत प्यारा सवाल दिया, सवाल ये दिया कि भैया ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग दिया, ठीक है, और बहुत चालू था पेपर वाला, उसने क्या किया, यहां एक ट्रायंगल बना दी और पूछा इसका एरिया कितना होगा। अच्छा वो इतना चतुर कि ये साइडों की लेंथ दे दी, इसे x मान लिया, इसे y मान लिया और घुमा लिया पूरे सवाल को, जबकि बच्चा ये समझ ही नहीं पाया कि इस ट्रायंगल के एरिया चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो या मिड पॉइंट पे हो, हर जगह पूरी क्वाड्रिलेटरल का आधा होगा, स्फीयर का आधा एरिया होगा, यहां करोगे तब भी बच्चे को लगा अगर यहां होता तो आधा हो जाता, अगर यहां दे दिया तो आधा थोड़ी होगा यार, यहां तो ये कुछ चोरी कहानी बनी, नहीं बाबू जहां मर्जी हो हर जगह आधा ही होगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी पे बेस्ड अब आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन ले रहा हूं। आखिरी कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ये कोई पैरेलल लाइन है, ये कोई पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है, ठीक है जी, दो पैरेलल है, ये मेरे बच्चे दो पैरेलल है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, कोई पैरेललोग्राम ही बना रहा हूं, लेट्स से ये पैरेललोग्राम मैं बना रहा हूं, आपने कहा जी ठीक है, अब मेरे बच्चे मैं एक पैरेललोग्राम और बना दे रहा हूं, ए बी सी डी, और ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों जितना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का होगा ना मेरे बाबू, उतना ही एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एंड एफ का होगा। मोटी बात मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बाबू कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो पैरेललोग्राम बने हैं, लेकिन दोनों ही पैरेललोग्रामों की एक साइड कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो ये जो लाल रंग की नागिन मैं घुमा रहा हूँ ये दोनों ही पैरेललोग्राम की कॉमन साइड है, आपने कहा ठीक है जी हाँ। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों पैरेललोग्राम की एक साइड कॉमन हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने, जैसे एक लाइन ये थी, एक लाइन इसी के बीच में ये वाली सफेद वाली बनी और इसी के बीच में ये येलो कलर वाली बनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों अगर एक ही नागिन पे बनी हुई है, यानी एक साइड दोनों की बराबर है, तो जो एरिया इस वाली पैरेललोग्राम का होगा ना बाबू, वही वाला एरिया इस वाली पैरेललोग्राम का भी होगा, ये याद रखिएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार कॉन्सेप्ट है जो आपको दिया है, डोंट मिस इट, इफ यू मिस इट यू विल पे इट। ये कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर मान लीजिए ए बी कॉमन है दोनों ही पैरेललोग्राम में, तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वही एरिया मेरे प्यारे बच्चों इस पैरेललोग्राम का भी होगा, इस पैरेललोग्राम का भी एरिया वही होगा, क्यों, क्योंकि दो विशेषताएं होनी चाहिए, एक तो दो पैरेलल लाइन के बीच होना चाहिए, दूसरा बेस कॉमन होना चाहिए, ठीक है जी। और दो पैरेलल लाइन के बीच से मतलब क्या सर, दो पैरेलल लाइन के बीच से मतलब है कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है, कहीं पे भी लोगे तो डिस्टेंस बराबर होगी, एच होगी, और बेस है मान लीजिए ए, तो एरिया होता है पैरेललोग्राम का ए इंटू एच। तब ध्यान देना अगर आप ये वाली पैरेललोग्राम लेंगे इसका एरिया भी यही तो हुआ, बेस इंटू हाइट, आपने कहा ठीक है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि मैं ये वाली पैरेललोग्राम ले रहा हूं जिसमें मैंने नागिन घुमाई हुई है पूरे में, तो इसका एरिया भी बेस इंटू हाइट ही होगा, तो इस वजह से दोनों पैरेललोग्राम का मेरे प्यारे बच्चों एरिया बराबर हो जाता है, ये मेरा कहने का अर्थ है यहाँ पे। अब कितने बच्चे इस बातों को, इन बातों को समझ गए हैं, वो हाथ उठाएं और ताली बजाएं और घर को लौट जाए। हम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो लौट जाओगे। करिए मेरे बच्चे, just focus on parallel lines concept that I deliver to you my dear student. If you focus on your concept then everything will be clear। नीतीश कुमार जी, आकाश सरोज जी, अभिषेक कुमार, वाह, मोहित गैडलिंग, गादलिंग ये कौन सा गोत्र हुआ भाई, मोहित बाबूराव गादलिंग। चलिए मेरे प्यारे इस बात को समझो, हमेशा टीचर में और यूट्यूबर में फर्क होता है, मैं टीचर हूं, मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिलीवर करूंगा, आपको बहुत वक्त लेकर डिलीवर करूंगा। आइए, कहता है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच में। देखिए जी, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, ये होगी मेरे प्यारे दो मतलब पैरेललोग्राम, तो ये तय है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बिल्कुल है साहब। दूसरी कहानी ये भी ध्यान रखिएगा कि बाबू आईसी के अंदर एक ट्रायंगल बनी है, एक आधार और समांतर त्रिभुज समांतर, ठीक है, कह रहा जी यही हमने एक ट्रायंगल बनाई हुई है, तो ये ट्रायंगल बना दी, तो बाबू ट्रायंगल यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, एरिया ट्रायंगल का क्या होगा मेरे भैया, आधा होगा, ठीक है जी, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आधा, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एक होगा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया दो होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पहले हमने ट्रायंगल का फिर पैरेललोग्राम। कहता है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी के पैरेलल ये रखा है, कहता है पी और क्यू बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, तो बी क्यू सी का क्षेत्रफल 80 है, बी क्यू सी का, देखिए मेरे बच्चे, हम तो ठहरे परदेसी सुबह वाली गाड़ी से हम तो लौट जाएंगे, देखिए मेरे बच्चे ये है बी क्यू सी, तो बी क्यू सी जो है उसका एरिया पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे आधा होगा, क्या होगा बाबू, आधा होगा, पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का मेरे प्यारे बच्चों आधा होगा, पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा, आपने कहा मान लिया, यानी मेरे बेटे बी क्यू सी का जो एरिया होगा अगर वो उसने दिया हुआ है 80, यानी ये वाला एरिया मेरे प्यारे बच्चों अगर 80 दिया हुआ उसने, तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 160, 80 का डबल 160 है। हाँ सर हम ये बात मानते हैं और आपकी बात की इज्जत करते हैं, हमें समझ में आ गई बात 160। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, पूरी पैरेललोग्राम के एरिया 160 है, बिल्कुल है। अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं मेरे बेटे कि मुझे इस वाली ट्रायंगल के एरिया बताओ, सर ये भी पूरी पैरेललोग्राम का आधा ही घूमना है, इसमें दिक्कत थोड़ी है, ये भी आधा ही होना है, तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया अगर 160 है बाबू, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया 160 है, तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया होगा 80, इसका भी 80 होगा, और यही आपसे मेरे बच्चे पूछा होगा कि भैया इसका एरिया बताइए क्या होगा, मेरे बच्चे 80। आइए, नजर नजर का खेल है, नजर नजर में बात। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर पैरेललोग्राम, व्हिच वंस आर पैरेललोग्राम माय डियर,
दीज टू आर पैरेललोग्राम, दिस वन इज पैरेललोग्राम, नागिन पे विशेष फोकस रखिएगा, दिस वन इज पैरेललोग्राम। और साहब और कौन सी पैरेललोग्राम है मेरे बच्चों? दूसरी भी पैरेललोग्राम ध्यान देना, जो नागिन थी उसी पे फोकस रख रहा हूं, इसी पे, ये भी पैरेललोग्राम है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो पैरेललोग्राम है और दोनों में एक साइड कॉमन आ गई और उसी पैरेलल लाइन पे घूम रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, समझा चुके हैं बाबू, कि जितना एरिया इसका होगा उतना ही दूसरी का होगा, नहीं दूसरी का एरिया भी 90 ही होगा। पहली बात, इसमें सोचना नहीं, इसमें सोचना नहीं। अगली बात कह रहा है एबीपी का एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, मैं कोई भी पैरेललोग्राम ले रहा हूं, लेट्स से ये ले रहा हूं समझाने के लिए, तो बेटा ये बताओ इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? तो आप कहेंगे 90 है, पीछे भी दिखा है। अगर इसका एरिया 90 है मेरे बाबू, इसका एरिया 90 है, तो एक बात बताओ, इस पैरेललोग्राम का एरिया 90 है, तो मैं यहां से यहां वाला एरिया लूंगा तो ये पैरेललोग्राम का आधा ही तो होगा। आपने कहा हाँ सर आधा होगा, तो इसका मतलब एबीपी का एरिया कितना हो जाएगा? 45। बिल्कुल ठीक है सर, ये 45 होगा। देखिए फिगर जब तक आप बार बार बना बना के तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं कभी भी। 45। अगला है कि बीईएफ, बीईएफ, बीईएफ का एरिया बताइए। तो मेरे बेटे एक बात बताइए, बीईएफ ये वाला एरिया बताना। तो बेटे एक बात बताओ, बात ये बताना कि भैया ये पैरेललोग्राम है, हाँ जी साहब ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? सब 90 है। अगर इसका एरिया 90 है तो डायगोनल खींच दिया, तो डायगोनल तो एरिया बाइसेक्टर होता है, तो इसका मतलब ये वाली ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा बीईएफ का? तो सर ये पूरी पैरेललोग्राम का आधा आ जाएगा, 45 आएगा। दिल दी थोड़ी हवा मन, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 90 45 45, ऑप्शन ए। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एवरी एग्जाम। देखिए मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि भैया दो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ध्यान देना इस वाली लाइन पे, ठीक है साहब। और अगला है ए बी सी ना ए बी आर एस, इसमें मेरे बच्चे इसी लाइन पे ध्यान देना। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो दोनों पैरेललोग्राम का पहली बात तो एरिया सेम होगा, है ना। अब कह रहा है अगर पी क्यू आर एस का एरिया 100 है, पी क्यू आर एस का एरिया 100 है, तो ए एक्स एस का एरिया बताइए कितना होगा? ध्यान देना मेरे बच्चे। दिल ने दी थोड़ी हवा मन। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात आना, अगर पी क्यू आर एस का एरिया 100 है तो ए बी आर एस का एरिया भी 100 ही होगा? बिल्कुल होगा सर। दिल ने दी थोड़ी हवा। अब देखिए सवाल देखने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? सर बिल्कुल मजा आ रहा है। कैसे मजा आ रहा है कि सर पूरी इस पैरेललोग्राम का भी एरिया 100 होगा, हमने ये वाला साइड पकड़ रखा है, तो भैया इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? आधा होगा, 50। तो आंसर आएगा 50। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आंसर देखिए। सवाल में ये कह रहा है कि ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, बहुत सुंदर, जिसका क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी बताइए। तो पी सी एंड देन फिर डी, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक खास और विशेष चीज आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए इस बात को तो आप समझते हैं कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हो तो दो पैरेलल लाइनों और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। आपने कहा जी ठीक है। अब आप ये बात तो जान ही रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 40। अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया मेरे बच्चे 40 है, इस पैरेललोग्राम का एरिया 40 है मेरे बच्चे, ध्यान देना। इस समानांतर चतुर्भुज का एरिया 40 है, तो समानांतर चतुर्भुज वो होती है जिसकी सारी भुजाएं आपस में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, इसी ट्रायंगल से मैं ये बेस बनाऊं। अब देखिए ट्रायंगल ये वाली लूं मैं, इसका भी एरिया उतना ही होगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच चल रही है, यहां लूं तब भी एरिया उतना ही रहेगा, तो हर हाल में इसका एरिया क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा इस ट्रायंगल के एरिया, कहीं पे भी लेके चला जाऊं। और ये पैरेललोग्राम का आधा है। आप कहेंगे पल्ले नहीं पड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं भाई, समझाने की कोशिश करते हैं। पल्ले क्यों नहीं पड़ रही आपको, थोड़ा और दिखाते हैं दूर की चीजें, तब पल्ले पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं भाई ये बात तो तय है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, और अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये भी पैरेलल की लाइन होगी इन दोनों की। आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना मेरे प्यारे बच्चों, इसी बेस पे तो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ये वाली। आपने कहा ठीक है। तो इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? सर पूरी पैरेललोग्राम का आधा, और इसी बेस से मैं ट्रायंगल यहां बनाऊं तो भी पैरेललोग्राम का आधा, यहां बनाऊं तब भी आधा, यहां बनाऊं तब भी आधा, और यहां बनाऊंगा तब भी मेरे प्यारे बच्चों आधा ही होगा। हाँ ना, तब भी मेरे बच्चे क्या होगा? आधा होगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो ट्रायंगल बनी ना डी पी सी या पी सी डी, इसका एरिया भी 40 का आधा ही होगा, एंड दैट इज 20 वर्ग सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि भैया एबीसीडी पैरेललोग्राम, इसका एरिया 70 है, तो पीबीसी का एरिया बताना क्या होगा। तो ये बात आपको बताइए कि मेरे बच्चे कहीं पे भी बनाओगे इसे तो ये एरिया हमेशा ही क्या होगा? आधा होगा। ये एरिया आधा होगा, यहां बनाओ यहां बनाओ यहां बनाओ, कहीं भी बनाओ आधा बने। दूसरा, अगर इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है आपकी एडी, इसको मैं इधर बढ़ा दूं या इधर बढ़ा दूं तो भी मेरे बच्चे दोनों सिचुएशन में इस पैरेलल लाइन पे जहां भी बनेगा ना तो ये एरिया आधा ही होगा पूरी पैरेललोग्राम का, ध्यान रखना। इधर अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा ना तो ये आधा ही रहेगा, तो ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या रहना है? आधा रहना। तो 70 का आधा हो जाएगा मेरे बाबू 35। देखिए मेरे भाई एबीसीडी पैरेललोग्राम है एंड एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। कहता है एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबी का मध्य बिंदु एक्स है। इफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AXCD इज 24, AXCD कहता है AXCD क्वाड्रिलेटरल है जिसका क्षेत्रफल है मेरे बच्चे 24 वर्ग सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कहता है ABC का एरिया बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें छिपाऊंगा आपसे, क्योंकि जब तक कुछ छिपाएंगे नहीं तब तक आपको समझा पाएंगे नहीं। मेरे बच्चों मुझे सिर्फ ये बताना ईमानदारी से कि आपको एक बात बताई थी कि मेरे प्यारे बच्चों किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो मीडियन कहलाएगी, और ये एरिया बाइसेक्टर होती है, एरिया को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में खुद ही कह रहा है बाबू कि x जो है वो मिड पॉइंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों x मिड पॉइंट है, आपने कहा ठीक है, अगर x मिड पॉइंट है तो ये तय है कि ये मीडियन कहलाई, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों मीडियन है।
भाई किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही तो मीडियन कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट और ये मीडियन है तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया मेरे प्यारे बच्चों इसका होगा। आपने कहा ये बात ठीक है सर, हम इस बात से सहमत है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, अब इधर आ जाइए और मुझे खुल के बताइए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है कि नहीं। आपने सर दे रखी है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका डायगोनल है, और मैंने बताया कि डायगोनल एरिया बाइसेक्टर होता है, यानी इस एरिया को दो बराबर भागों में बांटेगा, बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो एरिया 1 और 1 2 है, ये एरिया 1 और 1 2 है, 1 और 1 2 है, तो मेरे नन्हे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया भी क्या होगा 2। भाई ये एरिया 1 और 1 2 है तो ये वाला एरिया भी क्या होगा 2, तो पूरा एरिया कितना बना 2 और 1 3 और 1 4, तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया 4 यूनिट हुआ, जबकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 24 वर्ग सेंटीमीटर का। एक यूनिट की वैल्यू 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहता है ए बी सी का एरिया याद करिए क्या होगा, तो ए बी सी का एरिया बताइए क्या होगा, तो ए बी सी का एरिया कितना बना मेरे बच्चे 1 और 1 2, आपने कहा तो 2 यूनिट का एरिया कितना होगा 2 6 12। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, भाई ये मीडियन है तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा 1 1, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 2 और 2 4, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ गया 4, हाँ है ना। लेकिन उसने क्या मैंने गलत बना दिया, यहां देखा था ए एक्स सी डी, माफ करिए ए एक्स सी डी, माफी चाहता हूं, ए एक्स सी डी, ए एक्स सी डी कहां है, ए एक्स सी और डी, ये चतुर्भुज है, माफी चाहता हूं भाई। इस चतुर्भुज का एरिया कितना बना, तो आप कहेंगे 2 इसका था 1 इसका है, तो 3 यूनिट बना, तो 3 यूनिट 24 है, तो 1 यूनिट कितना बना मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 1 यूनिट 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा ए बी सी का एरिया बताइए, किसका मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी का, इसका एरिया बताइए, तो 1 और 1 2, 2 यूनिट 2 8 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। हाँ जी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, वो ए एक्स सी डी है, मैंने ए बी सी डी पढ़ लिया था, ठीक है। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम विद पी क्यू साइड 8 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एक्स इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यार ये तो तय है कि पूरी पैरेललोग्राम का एरिया जो भी होगा उसका आधा पी क्यू एक्स का होगा, तो पूरी पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस, मतलब क्वाड्रिलेटरल माफ करिए पी क्यू आर एस इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ पी क्यू आर एस विद बेस पी क्यू, तो कहता है बेस पी क्यू, कहता है पी क्यू से इस बेस की हाइट निकालनी क्या होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, यानी हमसे वो ये पूछ रहा है कि भैया यहाँ से ये जो हाइट ड्रॉ करनी है, ये जो हाइट है किसी भी बिंदु से हाइट क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे दो तरीके हैं हाइट को ड्रॉ करने के, मतलब इसकी हाइट की वैल्यू निकालेंगे। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है ना, तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है साइड की लेंथ गुना हाइट, 8 गुना हाइट एच मान ले रहे हैं, और पूरी पैरेललोग्राम का एरिया रखा है 64, तो 8 8 64, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइट निकल के आ गई 8 सेंटीमीटर। एक तो तरीका हुआ ये, दूसरा हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि सल्टीट्यूड को यहाँ खींच लें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं इसे। हाँ कैसे, तो इसका एरिया दे रखा है, तो बेस हो गया हाफ इंटू बेस हो गया 8 और हाइट हो गई h, और बराबर एरिया इस पूरी ट्रायंगल का कितना रखा है 32, तो हम ऐसे भी इसका एरिया निकाल सकते हैं 2 4 4 8 32, तो h की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। करिए देखिए मेरे बच्चे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये कोई त्रिभुज है, जैसी ये फिगर है ना, मैं बेसिकली वैसी फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फिगर जैसी है ना, मैं ये फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ सवाल में, क्योंकि सारा सवाल इसी बात से समझ में आएगा, दूसरा तरीका नहीं है। ध्यान ये देना कि ये ए है, ये बी है, और ये मेरे प्यारे बच्चों ई है, ठीक है। और एफ सी जो थी वो इसकी पैरेलल लाइन थी, एफ सी जो थी वो पैरेलल लाइन थी, ये वाली लाइन है एफ सी, मैंने क्या करा है यही लाइन उठा के यहाँ टेक दी एफ सी, ठीक है जी, ये लाइन है एफ सी। सवाल ने कहा कि बी सी और सी ई बराबर है, जितनी लेंथ बी सी की उतनी ही लेंथ सी ई की। अब देखिए पिक्चर क्लियर हो गई, आप कहेंगे हाँ मेरे प्यारे बच्चों पिक्चर क्लियर करने के पीछे का उद्देश्य ये है कि इस बात को समझा जाए कि भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं ही, क्यों पैरेलल है साहब, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है ये वाली और ये वाली, बिल्कुल ठीक है। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक लाइन के पैरेलल हम दूसरी लाइन खींचेंगे तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इसका इससे होगा, अगर ये इक्वल है 1:1 तो ये भी इक्वल होंगे, और ये इक्वल हुए तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हुआ। आपने कहा ठीक है, यानी मेरे बच्चे मैं कहना ये चाह रहा हूं एफ जो है ना वो ए ई का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए ई का मिड पॉइंट है, पहले इतनी बात समझिए फिर आगे आते हैं। एफ ए ई का मिड पॉइंट है, और अगर मेरे बच्चे एफ ए का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए बी की लेंथ 2 होगी तो एफ सी की लेंथ 1 होगी, यानी कहने का मतलब अगर ए बी की लेंथ 2 होगी तो एफ सी की लेंथ 1 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि ये पैरेललोग्राम है तो जो लेंथ आपकी ए बी की बनेगी, जो लेंथ मेरे प्यारे बच्चों ए बी की होगी वही लेंथ तो डी सी की होगी। हाँ जी, तो ये लेंथ 1 है तो ये पूरी 2 है तो ये भी क्या आएगी 1, तो ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी 1, तो ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों 1 आएगी। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे आप तो समझदार हैं, और अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात को ध्यान से रीड करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सारा गेम है विजुअलाइजेशन का, आप कितना अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना। अगर आपकी विजुअलाइजेशन ठीक है तो आपका सवाल करने का तरीका फिट होगा। आइए मेरे बच्चे अब एक बात तो आप समझेंगे, और वो ये कि सर इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया, क्योंकि मिड पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया। अगर आप किसी बिंदु से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो लाइन बनेगी ये मीडियन कहलाएगी, और मीडियन बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों एरिया बाइसेक्टर होती है, तो ये एरिया 1 होगा बाबू, तो ये वाला एरिया भी 1 होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी दोनों एरिया आपस में इक्वल होगा। आपने कहा ठीक है जी, और अगर ये दोनों एरिया इक्वल है तो हमें ये बात समझनी चाहिए पूरे दिलो जान से कि भैया ये एरिया तो उसने दे रखा है पहले से 3 है, तो ये एरिया 3 है बाबू, तो ये वाला एरिया भी तो 3 ही होगा क्योंकि इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी,
और अगर ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल क्या करता है जी, पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो ये एरिया 3 और 3 6 है, तो ये वाला एरिया भी मेरे पैरेलल क्या होगा 6, ये एरिया भी क्या होगा 6। तो पूरी पैरेललोग्राम का एरिया होगा 6 3 और 3 12। तो मेरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ जी, आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात बताइए भाई, ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है जी? आप कह रहे नहीं दिखाई दे रही, अब दिखाई दी भैया? हाँ सर अब दिखाई दे रही ट्रायंगल। तो बेटे इस ट्रायंगल पे आ जाइए, ये था सी, ये था मेरे बच्चे पी, ये था बी, ये कोई पॉइंट है क्यू, ये कोई पॉइंट है क्यू, ये रेशियो है 1:3। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात ये भी मुझे बताइए, और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। इस त्रिभुज में दो ट्रायंगल बनी है, एक ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों ये वाली, और एक ट्रायंगल है मेरे बच्चे ये वाली। दोनों की दोनों जो त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों की दोनों जो ट्रायंगल हैं वो किसी एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, इसी लाइन पे बेस्ड है भाई, पी सी पे ही तो बेस्ड है, सी क्यू बी और पी क्यू बी दोनों इसी पे बेस्ड। आपने कहा ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ट्रायंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड हैं और उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है जो बेस से दूर है, तो इनके एरिया का रेशियो भी वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का है। तो अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 1:3 है तो एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा, मतलब ये एरिया 1 यूनिट होगा तो ये एरिया 3 यूनिट होगा। जबकि सवाल ने हमें दे रखा है क्या कि भैया बी पी क्यू का एरिया 10 है, बी पी क्यू का एरिया 10 है, तो ये एरिया 10 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एरिया होगा 30। पहले इतनी बात समझिए फिर लड़ाई आगे। देखिए छोटे छोटे सारे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इतनी बात से वाकिफ हैं और आप ये बात समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए मैटर है विजुअलाइजेशन का, आप विजुअलाइज कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं मेरे बाबू तो आप सब ठीक कर जाएंगे। अब मेरी बात पे विशेष ध्यान दिया जाए और फोकस रखा जाए सवाल पे कि भाई ये एरिया पी बी सी का एरिया कितना बना 10 और 30 40। आपने कहा ठीक है, तो ये एरिया बना सर 40। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि पी जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अगर पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी तो बात समझने लायक है कि भाई पी अगर मिड पॉइंट है तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो मीडियन होगी, और मीडियन क्या करती है, एरिया बाइसेक्ट करती है। तो सर जी अगर ये वाला एरिया 40 है तो ये वाला एरिया भी हर हाल में 40 होगा। बहुत सुंदर। किसी भाई बहन ने कोई लोड आ गया था तो 10 यार मैंने, आपने कहा ना जी ना कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब मेरे भैया ये बताओ ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? आपने कहा जी हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चतुर्भुज है, तो ध्यान देना ए बी सी डी ये चतुर्भुज है। अगर ये चतुर्भुज है तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, इस चतुर्भुज का डायगोनल हुआ, समांतर चतुर्भुज का, बिल्कुल ठीक है। और डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो ये एरिया 40 और 40 80 है, तो ये वाला एरिया भी तो 80 होगा बाबू, तो ये वाला एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों 80, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा, मुझसे ये पूछा एबीसीडी का एरिया बताइए, एबीसीडी का एरिया बताइए, तो 40 और 40 80 और 80 160। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे, हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। अजीत यादव भाई हालात गंभीर नहीं है, सोचने की कोशिश करो, धीरे धीरे शुरुआत में सबको मुश्किल होती है। सवाल में कह रहा है ये साइड और ये साइड तीनों ही आपस में बराबर है। अगर तीनों ही आपस में बराबर है मेरे बाबू तो एक बात को ध्यान से समझिएगा, सारा खेल विजुअलाइजेशन का है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, ये जो लाइन है इस लाइन में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है, तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ, बिल्कुल। अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही साइडों की लेंथ आपस में बराबर है तो ये मिड पॉइंट हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लेंथ होती है वो मीडियन कहलाती है। हाँ जी, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लेंथ क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। और अगर ये मीडियन है तो ये ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटेगा, ये एरिया एक होगा तो ये एरिया भी एक होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। ये एरिया एक हुआ तो ये वाला एरिया भी तो एक हुआ। हाँ जी, दूसरा अगर मोटी मोटी बात करोगे, ध्यान दोगे, तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाइए आप कहेंगे बिल्कुल, तो सर इस वाली ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट होती है मीडियन हुई तो ये इक्वल एरिया में बांटेगा, बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे बात बिल्कुल सही है सर, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना और खुल के मुझे मेरी बात समझाना, उसके बाद की चर्चा बाद में करूंगा आपसे। बात ये बताना कि इसी वाली क्वाड्रिलेटरल से, इसी वाली से तो ये वाला ट्रायंगल बना और इसी वाली से ये वाला ट्रायंगल बना। एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर आते हैं, है ना, यहाँ आ भी बराबर है, पहले इतना सोचो। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मैं मोटी मोटी गल्ला कर रही हूँ थोड़े कोड आइए कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो आपको दिक्कत तो नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा सर, दिक्कत क्यों दिक्कत होगा भाई? एक बात बताइए और ईमानदारी से समझाइए, ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लाइन है इसको तीन बराबर हिस्सों में बांटा गया। ये तो सवाल ही कह रहा है कि भाई इस वाली ट्रायंगल में ये तीन बराबर हिस्सों में बांटा, यानी ये लेंथ एक है, ये लेंथ एक है और ये वाली लेंथ एक है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, कैसे भाई ये वाली जो ट्रायंगल बनी है ये भी इसी बेस पे, ये वाली जो ट्रायंगल बनी है इसका बेस भी इसी स्ट्रेट लाइन पे, और ये वाली जो ट्रायंगल बनी इसका बेस भी इसी स्ट्रेट लाइन पे। तीनों ही त्रिभुजों का जो बेस है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है बीसी पे, और तीनों के बेस की लेंथ 1:1 है, तो इसका तीनों के एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया भी 1 होगा। अब मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरी क्या पैरेललोग्राम ADCB ABCD। अगर ये मेरी पैरेललोग्राम है तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने डायगोनल खींचा, तो डायगोनल एरिया को कितने बराबर हिस्सों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में। तो ये पूरा एरिया कितना होगा, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये एरिया 3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एरिया भी कितना होगा, 3 होगा। तो पूरी पैरेललोग्राम के एरिया कितना आ जाएगा, 6। अब सवाल पे आते हैं, यानी पूरी पैरेललोग्राम ABCD के एरिया होगा 6, तो APQ का एरिया क्या होगा, APQ का एरिया कितना है 1, तो पहले वाले का आंसर आएगा 1:6। अब आते हैं आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD कितना है जी 6, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQ, D रहा P रहा Q, तो DPQ का एरिया भी कितना आ रहा है मेरे बच्चे 1।
तो आंसर होगा 1:6, 6:1, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर है। ठीक है भाई, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे फिर मिलते हैं कल दोबारा। धन्यवाद आप सभी का। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर आपका ज्योमेट्री पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप शायद सिलेक्शन लेने की तरफ भी नहीं जा रहे हैं।